Hello student, today in this 14 PPT of Indian economy, we cover a topic agriculture during plan period. देखिए एग्रीकल्चर जो इंडिया का रहा वो उसका ज़्यादातर डेवलपमेंट जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद ही हुआ है। पहले ये एक हाईली प्रिमिटिव और कंजर्वेटिव और लेबर इंटेंसिव एक्टिविटी थी जिसमें फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो था वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्री के बहुत कम था। और जो बिफोर इंडिपेंडेंस के दौरान जो एग्रीकल्चर इंडिया में देखा गया उसकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी और साथ ही साथ लेबर प्रोडक्शन और जो अदर टाइप के जितनी प्रोडक्टिविटी थी वो लेबर प्रोडक्टिविटी भी कम थी, साथ साथ लैंड प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम थी। जेपी भट्टाचार्य जी के अनुसार अगर हम बात करें तो जो पॉपुलेशन थी वो 1901 और जो 1946 के बीच में जो बढ़ी वो 38% की दर से बढ़ी, जबकि कल्टीवेटेड एरिया जो था वो 18% ही बढ़ पाया, जबकि प्रोडक्टिविटी जो क्रॉप्स की थी वो 13% बढ़ी। और जिसमें सबसे बड़ी चिंताजनक बात ये थी जो फूड क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी थी, जो फूड क्रॉप्स होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी केवल 1% थी। इस पीरियड के दौरान देखा गया कि जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड जो थी उसका पूरा समुचित लाभ नहीं उठा पाए किसान, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में भी डेक्लाइन होती रही और इफ़िशियंसी हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की थी इस दौरान काफ़ी वो कम हो गई। देखिए एग्रीकल्चर ड्यूरिंग प्लान पीरियड की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो प्लानिंग कमीशंस और इकोनॉमिक प्लानिंग का रास्ता जो 1 अप्रैल 1951 को पकड़ा, तो उसके बाद 5 ईयर प्लान्स में जो अभी एट प्रेजेंट टाइम 13th 5 ईयर प्लान जो है वो प्रोग्रेस में है। तो एग्रीकल्चर ने भी जो है वो प्रायोरिटीज़ में रही, एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी रखा गया इन प्लान में, और हर प्लान में क्या क्या डिटेल्स वे में क्या क्या हमने अचीव करा और किस तरीके से हमने टारगेट्स रखे, तो इसको हम एग्रीकल्चर जो अलग अलग प्लान पीरियड में हमारी रही उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। देखिए जब हम बात करते हैं फर्स्ट हमारा जो प्लान पीरियड था 1951 से 1956 में, तो ये बिल्कुल देखिए एग्रीकल्चर जो ये बिल्कुल आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है। 47 के बाद जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो यहाँ पर जो अलॉटमेंट था, जो टोटल अलॉटमेंट था गवर्नमेंट का, वो 45% एग्रीकल्चर एरिया के लिए था, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर था। और बेसिकली चाहे वो लोगों को रोज़गार दिलाने वाला हो, एम्प्लॉयमेंट दिलाने वाला हो, साथ ही साथ जो कंट्री के रेवेन्यू का बड़ा साधन था वो एग्रीकल्चर था। तो इसका 47% आउटले अलॉट किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर को, प्रायोरिटी दी गई इरिगेशन फैसिलिटी को। ठीक है, बांधों का निर्माण यहाँ पर गवर्नमेंट ने विशेषता फोकस लेके कराया। बहुत सारे बांध जो है वो इंडिया में 10 या 12 से ज़्यादा बांध जो है वो इस प्लान पीरियड के दौरान रहे, और कई एक जो बांधों की नींव रखी गई जो बाद में कंप्लीट हुए। उसके अलावा जो प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो एग्रीकल्चर लैंड एरिया है उसको मैक्सिमाइज़ किया गया, और जो बहुत सारी ज़मीन जिसमें खेती नहीं होती थी उसको बढ़ाया गया। फर्टिलाइज़र को यूज़ को सबसे पहले इनकरेज किया गया, क्योंकि उससे पहले परंपरागत कृषि होती थी तो फर्टिलाइज़र का उतना ज़्यादा यूज़ उसमें नहीं किया जाता था। लैंड रिफॉर्म्स जो है वो आए, बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स है उसमें भूदान आंदोलन से एक मुख्यतः लैंड रिफॉर्म रहा जो विनोबा भावे के उसमें चला, जहाँ पर लैंडलेस फार्मर्स को जो ज़मीनें दी गई। साथ ही साथ बिहार और उत्तर प्रदेश में जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो किसानों पे ज़मीन थी, जो बड़े किसान थे, उनमें प्रॉपर्टी का जो राइट था, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, उसको हटाकर इक्वलिटी जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज़ में बने, तो इसके लिए रिफॉर्म्स किए गए। एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है उसको अवेलेबल कराया गया, उपलब्धता कराई गई, लेकिन हाँ आम आदमी की पहुंच तक ये एग्रीकल्चर क्रेडिट नहीं था। तो फर्स्ट प्लान पीरियड के दौरान ये प्रक्रियाएं हुई। सेकंड प्लान पीरियड की बात अगर हम करें तो 56 से 61 का जो टाइम पीरियड था वो सेकंड 5 ईयर प्लान का था। इसमें जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है उसका लक्ष्य रखा गया कि कम से कम जितना हम अपना कंजम्पशन करते हैं उतना प्रोडक्शन हम लोग प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए और उसके अलावा सुटेबल जो हमारी इंडस्ट्रीज़ उस टाइम थी, स्मॉल स्केल ज़्यादातर इंडस्ट्री थी, तो उनके लिए सफिशिएंट रॉ मटेरियल्स हम पे हो।
उसके लिए बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल्स हमें बाहर से ना मंगाना पड़े, चाहे जैसे जूट उद्योग था, कॉटन इंडस्ट्री थी, तो इन इंडस्ट्रीज़ के लिए एक सफिशियंट रॉ मटेरियल हम अपने आप जो है वो अचीव कर सकें, तो ये इसमें प्लान पीरियड में टारगेट रखा गया। उसके अलावा अगर हो सके तो कुछ हम प्रोड्यूसेबल एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी ले पाएँ, तो इसके लिए 5 ईयर प्लान में स्पेशल अलॉटमेंट किए गए। और केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यहाँ इनकरेज किया गया, जो अदर टाइप्स के फर्टिलाइज़र थे उसके साथ साथ यहाँ केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स को भी अडॉप्ट किया गया। और जापानीज़ टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन हुआ, क्योंकि देखिए जापान से हमारी पहले से ही जो है वो अच्छे संबंध हैं उनसे, तो मित्रता के तौर पर उससे काफ़ी जो टेक्नोलॉजी जो इंडियन फार्मर्स को हेल्प कर सकती थी कृषि कार्यों से संबंधित, तो उस टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन जो है वो यहाँ किया गया। और साथ में बहुत सारे MOU साइन किए जो गवर्नमेंट से, और आपस में टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान हुआ। देखिए थर्ड 5 ईयर प्लान की जो अवधि थी वो 61 से 66 थी, तो इस दौरान देखिए जो बंजर ज़मीनें थी उनमें फार्मिंग के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया गया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया और इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया गया, एक्सपेंड किया गया। लैंड प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बनाए गए जिससे कि ज़मीनों पे जो अवैध कब्जे वाली जो समस्याएं थी, खनन की समस्याएं थी, उन्हें दूर किया जा सके। बहुत सारे प्लांट प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स बनाए गए, क्योंकि प्लांट प्रोटेक्शन आपकी सॉइल को फर्टिलिटी बनाने में मदद करता है, क्योंकि सॉइल इरोजन वो रोकता है। और लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम जो थे उनको एक एक्सेलरेशन मिले, क्योंकि वो रूल्स तो बन गए थे बट उनका ज़मीनी स्तर पे इम्प्लीमेंटेशन आज भी कुछ कम था। 61 से 66 तक यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे कई जगह पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स प्रॉपरली नहीं हुए थे। इवन महाराष्ट्र और गुजरात में होने वाली जो कॉटन इंडस्ट्री खेती थी उसमें भी एक तरफा लोगों का आधिपत्य था, और जो लैंड थी वो प्रॉपर तरीके से डिवाइडेड नहीं थी। देखिए फोर्थ 5 ईयर प्लान के दौरान जो 69 से 74 के दौरान जो चला, उसमें जो 5% एग्रीकल्चर की ग्रोथ की संभावनाएं तलाशी गई कि हम किस तरीके से पर एनम एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 5% ले पाएँ। और इसका बेनिफिट जो है वो हम इस तरीके से लें कि हमारा एग्रीकल्चर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, क्योंकि हमारा चाहे हो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें, चाहे GDP बढ़ाने की बात करें, तो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से ही ये संभव हो पाएगा। इसके लिए स्मॉल और मीडियम फार्मर्स को इनकरेज किया गया, क्योंकि बड़े किसानों के पास जो संभावनाएं थी उसको छोटे किसान, जिससे कि उनकी आमदनी भी बढ़े और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट के साथ मतलब आगे बढ़ सकें स्कीम्स के साथ। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स की जो स्कीम थी उसको भी इनकरेज करना इस प्लान पीरियड का जो है वो मुख्यतः जो रोल इसमें रहा 69 से 74। ये वही दौर था जहाँ आपकी स्वामीनाथन जी द्वारा जो हरित क्रांति का शुरुआत, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, तो इस प्लान पीरियड के दौरान ही वो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। 74 से 79 तक का जो टाइम था, इसमें जो टारगेट ग्रोथ रखी गई वो 4.4 पर एनम रखी गई एग्रीकल्चर ग्रोथ में। साथ ही साथ जो इंटेंसिव फार्मिंग है, इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है उसको अपनाया गया। देखिए इंटेंसिव फार्मिंग में कम ज़मीन में ज़्यादा मेहनत लगाकर और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन पैदा करना इंटेंसिव फार्मिंग टेक्निक कहलाती है। लैंड रिफॉर्म प्लान्स का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। देखिए आज तक ये तो हर 5 ईयर प्लान में रखा ही जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आज भी प्रॉपर तरीके से कई जगह पर लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम का वो नहीं हो पाया है। और यहाँ देखिए जो एक ना लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम्स के इम्प्लीमेंटेशंस जो थे उसमें काम भी काफ़ी हद तक हुआ। जैसे जो चकबंदी टाइप होती है, तो जैसे अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन को एक साथ इकट्ठा करके दे देना, तो चक करने की प्रक्रिया जो है उस टाइम इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम इस दौरान सबसे ज़्यादा देखी गई। और जो हाई यील्डिंग क्रॉप थे, अच्छे उन्नतशील बीज वाले, और साथ ही साथ जो केमिकल फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड जो किस कृषि के लिए लाभकारी हो, तो उनका यूज़ जो है वो बढ़ाया गया है इस 5 ईयर प्लान के दौरान। 5 ईयर प्लान के दौरान देखिए ऑर्गेनाइज अचीवमेंट जो है वो जो प्राप्त नहीं हो पाया उसको बना के आगे बढ़ाना, क्योंकि यहाँ 80 का जो दौर आया था उसमें कहीं ना कहीं हमें सरप्लस प्रोडक्शन मिल चुका था। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की बात हुई कि किस तरीके से हम एग्रीकल्चर्स के नए नए आयाम और वो उन सेक्टर्स को भी फोकस कर सकते हैं जिनमें हमारी बहुत अच्छी पकड़ नहीं थी।
इरिगेशन फैसिलिटी को इंक्रीज़ करना, और साथ ही साथ कंज्यूमर और फार्मर्स दोनों के ही बीच कोऑर्डिनेशन बनाना और दोनों के हितों को ध्यान में रखना। देखिए उनको उनके एमएसपी भी मिलते रहें, और साथ ही साथ जो यहाँ कंज्यूमर है उसके लिए दाम भी बहुत तेज़ी से ना बढ़े, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ने से महंगाई दर जो है वो अनियंत्रित हो जाती है, और उससे एक जो है वो मुद्रा, जिसे डिफ्लेशन, मुद्रास्फीति यानी डिफ्लेशन बोलते हैं, तो उसकी स्थिति भी पैदा हो जाती है। तो यहाँ कंजम्पशन प्रोडक्शन एक्टिविटी को प्रॉपर चलाना एक बड़ा टास्क रहा। 7th 5 ईयर प्लान के दौरान एनुअल जो फ्लक्चुएशंस था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, उस फ्लक्चुएशंस को कम करना, जो कभी बढ़ जाता था कभी बहुत कम हो जाता था, तो एक तरफ उसको ले जाना, यानी केवल और केवल बढ़त की ओर ले जाना, घटने की ओर नहीं देखना। जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी जो एग्रीकल्चर्स को नुकसान पहुंचा रही थी, उनको मिनिमाइज़ करना, चाहे वो इंटर स्टेट ट्रेडिंग से संबंधित हो, मंडियों का, जैसे आज आप देखते हो तो स्टेट की मंडियाँ एक दूसरे से करती हैं, उस टाइम उतनी रीजनल डिस्पैरिटीज़ थी तो वो नहीं हो पाती थी बिजनेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूसली बढ़ाते रहना, और वाटर रिसोर्सेज का जो प्रॉपर यूज़ हो पाए, इरिगेशन फैसिलिटी में वाटर रिसोर्स ख़राब ना हो, तो इसका समुचित प्रबंधन करना, ये 7th 5 ईयर प्लान का एक मुख्य उद्देश्य था। देखिए 8th 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड रहा वो रहा 85 से 90। तो इस दौरान जो ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, जिसमें कंपेरेटिव एडवांटेज लेना और उस क्रॉप्स को करना जिसमें आपको कंपेरेटिव एडवांटेज मिले। अभी तक देखिए सारी क्रॉप्स सभी फार्मर्स लगाते थे, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था, तो कंपेरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी आई, बहुत सारे कृषि वैज्ञानिकों ने, डेवलपमेंट के साधनों ने बताया कि आपकी मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी रहेगी, तो उसको डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की ओर जाना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कृषि को बढ़ाना, और जो सीरियल्स और ऑयल सीड्स टाइप थी, मतलब कंपेरेटिव एडवांटेज लेके उसी फसल को करना जिसमें आपको एडवांटेज अच्छा मिले। एक्सपोर्टेबल सरप्लस को प्राप्त करना, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हद तक इंडिया आत्मनिर्भर भी हो चुका था फूड क्रॉप्स के मामले में, और हम लोग बेचने लायक भी हो गए थे, एक्सपोर्ट करने लायक हो गए थे। 3% पर एनम की एग्रीकल्चर ग्रोथ और 4% पर एनम की फूड ग्रेन ग्रोथ जो है वो लाना। देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो पहले 5%, फिर 4.4%, फिर 4%, यहाँ गिरते हुए ग्रोथ आ रही है। तो आप ये मत समझिए गिरती हुई ग्रोथ है, ग्रोथ क्योंकि पहले के मुताबिक जो ग्रोथ लेना, क्योंकि ज़मीन से देखिए एक लिमिट में ही आप जो है वो ग्रोथ ले सकते हो, तो उसको अप्रोप्रिएट रखना, परसेंटेज कुछ भी सेट नहीं की जा सकती। ऑयल सीड की फार्मिंग में इंक्रीज़ करना, क्योंकि ऑयल सीड्स की डिमांड दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है कृषि पे उसको बढ़ाना। तो ये इस प्लान पीरियड का मुख्य उद्देश्य रहा। देखिए एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 9th 5 ईयर प्लान 92 टू 97, तो इसमें जो मेन एम था वो इसमें इन्वेस्टमेंट जो था उसको लॉन्ग गेस्टेशन से शॉर्ट गेस्टेशन की ओर चेंज करना। उसके अलावा जो क्रॉप इंटेंसिटी वर्ड आप देख रहे हैं, तो ज़्यादा लंबे समय तक पैसा ना फंसा के कम समय में उसका उपलब्ध मतलब प्रॉपर थे छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए लोन प्रोवाइड कराना। क्रॉप इंटेंसिटी को 134.2 से 140.4% तक बढ़ाना, और जो क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट है, जो किसान जिस पर लोन लेते हैं उसको कम करना, क्योंकि देखिए उनके पास इतना ज़्यादा उनको अर्निंग नहीं होती है कि वो उसको इंटरेस्ट दे सकें, तो उसको कम करना। साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र का यूज़ है इंडिया में वो उस दौरान बहुत कम था, तो उसे 14.34 मिलियन टन जो उस टाइम था उससे बढ़ाकर 20 मिलियन टन तक करना, क्योंकि फर्टिलाइज़र के यूज़ से ही हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे। तो एक बड़े क्षेत्र के लिए, बड़ी कंट्री के लिए जब आप क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर एक बड़ा रोल फर्टिलाइज़र प्ले करते हैं। 10th 5 ईयर प्लान जो रहा उसमें कंटिन्यूस 4% की ग्रोथ अचीव करना। उसके बाद जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उसे इरिगेशन में पीपीपी मॉडल के तहत नहरों का निर्माण, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी फार्मिंग, फिशरी जैसी जो सेकेंडरी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी हैं उनको बढ़ाना। यहाँ पर देखिए आप ग्रोथ अगर देख रहे हो तो पहले 5, फिर 4.4, फिर 4%। तो इसका रीज़न ये है, देखिए जो लैंड प्रोडक्टिविटी एक लिमिट में ही हो सकती है, तो पिछले साल अगर वो मतलब पिछले कुछ सालों में अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है तो धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी एक कम होगी या फिर वो एक स्टेबल हो जाएगी। तो इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में आप नहीं बढ़ा सकते, मॉडरेट टर्म्स में ही बढ़ा सकते हो, इसलिए ये कहीं 5, कहीं 4, कहीं 4.4 दिख रही है। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, नए नए इक्विपमेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उनका यूजेस बढ़ाना, रिसर्च को इस सेक्टर्स में ध्यान देना, और
सॉइल्स में किस किस तरीके से हम चेंजेस करके उसके बिहेवियर को देखना और उसमें प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज होने के या प्रोडक्शन इंक्रीज होने के अवसर ढूंढना। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करना। सबसे पहले देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर फोकस करने का जो इस 5 ईयर प्लान में आया यहाँ पर, क्योंकि बारिश का बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है, तो उसको किस तरीके से रोका जा सके इसको इस प्लान पीरियड में हमने फोकस किया। फिर 11th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड रहा वो जो आपका 2 to 7 रहा, तो 2002 से 2007 के बीच में 4% पर एनम की ग्रोथ लेना। वाटर हार्वेस्टिंग में आगे नई नई टेक्नोलॉजी लाना और लोअर रेट पे जो किसान हैं उनको लोन प्रोवाइड कराना, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको करना और उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना। तो ये जो था वो जो 11th 5 ईयर प्लान पीरियड था उसका मेन एम था। तो यहाँ पर कुछ एक जो किसानों का लोन भी है उसको माफ़ किया गया था इस सरकार के दौरान, क्योंकि उस टाइम कुछ एक क्राइसिस की वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। तो ये फिर देखिए 12 to 17 का जो प्लान पीरियड रहा, 12th 5 ईयर प्लान पीरियड, तो इसमें क्रॉप को इंश्योरेंस कराना, 4% की ग्रोथ अचीव करना, एमएसपी प्राइसेस को 100% तक बढ़ाना और फर्टिलाइज़र कंपोजिशन में नीम कोटेड यूरिया का बढ़ाना और जो आपका क्रॉप्ड एरिया है टोटल उसको बढ़ाना। ठीक है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया जो है उसको बढ़ाना और फ्री ट्रेडिंग अक्रॉस द इंडिया, कृषि मंडी में जिलेवार या स्टेटवार वो एक दूसरे से ट्रेडिंग कर सकें। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, फिशरी जैसी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। तो यहाँ पर ये कुछ एक रोल रहा इस 12th 5 ईयर प्लान पीरियड का। आज भी देखिए इन सब बातों को फोकस करते हुए लैंड रिफॉर्म्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशंस, क्रॉप इंश्योरेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान किसानों का, क्योंकि किसानों की देखिए इनकम बढ़ाने से ही हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए लगातार कंटिन्यूस गवर्नमेंट जो है वो नई नई स्कीम्स और नई नई प्लान्स जो है वो लॉन्च करती रहती है और उसको यूज़ करती है। तो एट प्रेजेंट टाइम 13 जो है 5 ईयर प्लान कंटिन्यू है और इसमें भी इन सब बातों को ध्यान रखा जा रहा है और जो टारगेट ग्रोथ इसकी भी रखी गई वो 4% रखी गई और एमएसपी अभी एट प्रेजेंट टाइम जो 12th 5 ईयर प्लान में था वो 100% बढ़ाने की बात थी, जबकि उसको केवल 20 से 25% वृद्धि हो सकी। तो वो अभी कंटिन्यूसली 100% एमएसपी इंक्रीज का लक्ष्य अभी भी रखा गया है और ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को बढ़ाना आज भी लक्ष्य है। और फ्री ट्रेडिंग अक्रॉस द इंडिया जो है वो इस 13 5 ईयर प्लान में अचीव भी कर लिया गया है। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। तो इस तरीके से ये जो एग्रीकल्चर रही वो अलग अलग प्लान पीरियड में हमने इसमें समझी। थैंक यू स्टूडेंट्स।